जय हिंद बालकों। और सब बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मसल्स पूरा पढ़ लिया है और फिर इसके बाद हमने पूरा बोन्स पढ़ लिया है। बोन्स में हमने पूरा स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है। स्केलेटल सिस्टम के दोनों भाग देखिए, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जॉइंट्स हमने पढ़ लिया है। आज दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसऑर्डर, मतलब बोन और मसल्स में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। मीन्स मसल्स और बोन्स के में होने वाले डिजीज या रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बोन्स में कौन कौन से रोग होते हैं या कौन कौन से डिजीज होते हैं, मसल्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं, मसल्स कैसे काम करना बंद कर देता है, या बोन्स कैसे टूट जाता है, या बोन्स के एबनॉर्मलिटी के कारण या मसल्स के एबनॉर्मलिटी के कारण हमारे बॉडी के मूवमेंट पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड बोन। तो वी हैव द डिसऑर्डर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो बोन्स और मसल्स का डिसऑर्डर हमको पढ़ना है। तो इसमें जो है बोन्स और मसल्स का डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, बोन्स का डिसऑर्डर। तो सिंपली हम कह सकते हैं बोन्स में है ना बड़ा फेमस डिजीज है जिसको अर्थराइटिस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थराइटिस कई तरह के डिजीज होते हैं। अर्थराइटिस के अंदर कई तरह के डिजीज आते हैं, जिसमें से 3 डिजीज के बारे में मैं बता रहा हूं। इसके अलावा भी कई तरह के अर्थराइटिस हो सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस, सबसे पहला क्वेश्चन यह होता है कि अर्थराइटिस एक्चुअल में है क्या? तो सिंपल सी बात है ना। तो अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। जैसे यहाँ पे एक टर्म जुड़ा है आइटिस, ITIS, या किसी भी बॉडी के ऑर्गन्स के बाद में अगर हम आइटिस, उसके नाम के बाद में आइटिस जोड़ते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जैसे हम बात करें पेरिकार्डियम, जैसे हार्ट की जो कवरिंग है वो पेरिकार्डियम है। तो पेरिकार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम का फूलना, मतलब इन्फ्लामेशन होना। उसी तरह से है ना प्लूरल मेम्ब्रेन है, लंग्स के चारों तरफ हमारा लंग्स है। तो लंग्स एक बैग के अंदर बंद है, उस बैग का नाम मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन का फूलना मतलब प्लूराइटिस। उसी तरह से हमारा ब्रेन एक मेम्ब्रेन से ढका होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम मेनिंजेस होता है, और उसमें इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस। तो इस तरह से हम कहेंगे है ना, ब्रेन के मेनिंजेस के फूलने को मेनिंजाइटिस, लंग्स के प्लूरल मेम्ब्रेन को फूलने को प्लूराइटिस, और पेरिकार्डियम के फूलने को पेरिकार्डाइटिस। उसी तरह से अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है? ये हमारे जॉइंट्स पर पाए जाते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिनमें अगर इन्फ्लामेशन होता है, ये फूलते हैं, इसको हम कहेंगे अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो सिंपली वी कैन से दिस इज द इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का फूलना, दिस इज कॉल्ड एज द अर्थराइटिस। तो तरह तरह के अर्थराइटिस हो सकते हैं। तो अर्थराइटिस में कोई भी पर्सन प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता है। जैसे घुटने की हड्डी में जहाँ घुटने पे हो जाता है जोड़, जहाँ जो बोन्स का है ना, एल्बो मतलब हाथ का जो बोन है ये यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि ये सब ऐसे पार्ट हैं जो हमारे बॉडी को मूव कराते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम अच्छे से चल फिर नहीं सकते। तो पहला डिजीज इसका है गाउट। तो हम लोग बात करने वाले हैं गाउट की। तो व्हाट इज द गाउट? सिंपल सी बात है, किसी को हम कहते हैं गठिया, हिंदी में इसको गठिया के नाम से जानते हैं, गठिया ना। तो इसको हम हिंदी में गठिया रोग कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द गठिया। हिंदी में इसी को हम नाम देते हैं गठिया। तो आपने बोलचाल की भाषा में या गांव में जो बुजुर्ग होते हैं उनको बहुत जो है सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो उसमें एक प्रॉब्लम गठिया होती है।
है ना। आप जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उसमें आप ऐसा हमेशा सुने होंगे कि जो है फला इंसान को गठिया हो, या मम्मी पापा को अपने दादा दादी को देखे होंगे तो उनको हमेशा देखे होंगे कि उनको गठिया हो गया है, या वो जो है प्रॉपरली है ना वॉक नहीं कर पाते हैं, बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं, तो बहुत पेन होता है ज्वाइंट में, तो जिसको हम गाउट कहते हैं। एक्चुअल में ये होता कैसे, जैसा कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में जो है कुछ साल्ट बनते हैं, जैसे यूरिक एसिड का साल्ट। तो यूरिक एसिड एक नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल होता है, तो यूरिक एसिड का साल्ट जिसको हम यूरेट कहते हैं, तो यूरेट कहते हैं, या आप कर सकते हो जो है यहाँ पे सोडियम ऑक्सलेट भी यूज कर सकते हैं, तो सोडियम यूरेट, यहाँ पे यूरिक एसिड का साल्ट है ना, आप कर सकते हैं यूरिक एसिड का साल्ट है जिसको आप सोडियम ऑक्सलेट करते हैं, दिस इज द सोडियम यूरेट। तो सोडियम यूरेट, यहाँ पे सोडियम ऑक्सलेट भी होता है, तो सोडियम यूरेट का डिपोजिशन होने लगता है। तो हमारे बॉडी में जब यूरेट का या यूरिक एसिड का साल्ट बहुत ज्यादा बनने लगता है, हमारा नेफ्रॉन अच्छे से उसको फिल्टर नहीं कर पाता है, तो ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, तो इनका मात्रा जब ज्यादा बनने लगता है सोडियम यूरेट का, ये हमारे ज्वाइंट्स पर आकर के डिपोजिट होने लगते हैं, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं गाउट। दिस इज कॉल्ड एज द गाउट। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गाउट। एक तो साल्ट ऑफ यूरिक एसिड डिपोजिटेड ऑन ज्वाइंट, दिस इज कॉल्ड एज द गाउट। तो इसके एक्सेस एकोमोडेशन हो जाने से गाउट होता है या गठिया होता है। तो गठिया में एक्चुअल में होगा क्या, तो ये ज्वाइंट पर जो है एकोमोडेट होते हैं ये सोडियम के जो है सोडियम यूरेट या यूरिक एसिड का साल्ट, जिस कारण से ये ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है। स्टिफ मतलब ये प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है, तो स्टिफ हो जाता है, और जिस कारण से पेन होने लगता है, ज्वाइंट्स में पेन होने लगता है ना। तो यहाँ पर अगर इसका डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पेन होगा, क्योंकि ये ग्रेटिशियस पार्टिकल होते हैं यहाँ पर, है ना। जब डिपोजिट होंगे, जब डिपोजिट होंगे ज्यादा मात्रा में, जब भी हम इसको मूव कराना चाहेंगे तो क्या करेगा ना, तो यहाँ पे मूवमेंट यह अलाउ ना फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिस कारण से दो बोन्स के बीच घर्षण होने लगता है, और जिस कारण से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो जिसको हम गठिया कहते हैं। तो यह ऐसा कहा जाता है कि लाइलाज बीमारी है ना, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, या जल्दी इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो गाउट ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, कहने मतलब जेनेटिकल में सेक्स इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर होता है। तो सेक्स इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक्स में आप पढ़िएगा सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होता है, ठीक। तो इसके जो जीन है, मींस इसके जो जीन है वो ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं, मतलब यह ऑटोसोमल ट्रेट्स है ना, सेक्स इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल ट्रेट्स सेक्स इन्फ्लुएंस डिसऑर्डर। यहाँ पे ऑटोसोमल ट्रेट्स है, सेक्स इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होगा कि इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाया जाए, तो कहने मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने की प्रवृत्ति इसमें होती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। तो आर्थराइटिस का दूसरा टाइप है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नॉट ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस अलग डिजीज है और ऑस्टियोआर्थराइटिस अलग है, या आर्थराइटिस में रखा गया है, जैसा कि नाम से क्लियर है। ऑस्टियो मतलब ऑस्टियन, और ऑस्टियन का मतलब होता है बोन्स। आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो यह ओल्ड एज में होता है, ओल्ड या एज रिलेटेड डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। ये बुड्ढों में ज्यादा होता है, ओल्ड पर्सन में या डिजीज होने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअल में आर्थराइटिस में होता क्या है, जैसा कि हम जानते हैं दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होती है, दो बोन्स का जो है दो बोन्स के बीच के कनेक्शन को, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको लिगामेंट कहते हैं, लेकिन बोन्स के एंड पर कार्टिलेज पाए जा सकते हैं। वो कार्टिलेज हो सकता है हाइलीड कार्टिलेज। तो यहाँ पर हाइलीड कार्टिलेज इरोडेड हो जाते हैं,
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हाइलेन कार्टिलेज का इरोडेशन होता है या इरोजन होता है, या हाइलेन कार्टिलेज खराब होने लगते हैं। हाइलेन कार्टिलेज जब खराब होने लगेंगे तो इस तरह से अगर हम मूव करेंगे तो वो जो है मूव करेंगे तो एक दूसरे से प्रॉपरली एक दूसरे से उनके बीच घर्षण होगा, जिस कारण से पेन होने लगता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम याद रखेंगे ओल्ड एज डिसऑर्डर है। यहाँ पर हाइलेन कार्टिलेज हमारे बॉडी का जो जॉइंट्स पर पाए जाते हैं, हाइलेन कार्टिलेज वो खराब होने लगते हैं, वो इरोडेड होने लगते हैं। तीसरा डिजीज है अर्थराइटिस में रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ध्यान दीजिएगा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक टर्म और है रिमेटिक फीवर या रिमेटिक फीवर। रिमेटिक फीवर अलग चीज होता है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस ये अलग चीज है। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का अर्थराइटिस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो दीज आर द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम से क्लियर है, ऑटो मतलब सेल्फ, स्वयं से, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की अपनी एक इम्यूनिटी होती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहने मतलब जब हम कोई भी डिसऑर्डर हमारे इम्यूनिटी के कारण एराइज होता है, या ऐसा डिसऑर्डर जिसको हमारी इम्यूनिटी स्वयं काज कर देती है, तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सिंपल सी बात है, आप ऐसे कहेंगे जो रक्षक होता है वही भक्षक बन जाता है। तो हमारे बॉडी का रक्षक कौन है, या रक्षा प्रणाली हमारे बॉडी की कौन है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का रक्षक है, ये हमें पैथोजन से बचाता है। जब यही इम्यून सिस्टम डिजीज काज करने लगे तो ऐसे डिजीज को कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने वाले कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन पैथोजन को या एंटीजन को किल करते हैं। जब उस इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण कोई डिजीज होने लगे तो ऐसे डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको हम याद करेंगे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, यहाँ पे रक्षा करने वाला ही डिजीज काज करने लगे, तो इसको हम कहेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर में एक्चुअल में होता क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है ना। तो हमारे बोन के दो बोन जहां मिलते हैं उस ज्वाइंट को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। वहां पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगर उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन एक्चुअल में होगा कैसे, इस बात को समझना है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा या साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोनों टर्म यूज करेंगे। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन हो जाने से साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जब साइनोवियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा तो यह एक्सेस फ्लूइड जॉइंट्स पर एक प्रेशर डालेगा, है ना, प्रेशर डालेगा जिसके कारण पेन होगा, और उस कंडीशन को कहते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे दो चीजें याद करेंगे, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा साइनोवियल मेम्ब्रेन में, और दूसरा साइनोवियल ज्वाइंट पर जो लिक्विड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। ये कैसे होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं बाबू, ये हमारे बॉडी के बोन्स हैं, तो दीज आर द बोन्स। तो एक बोन्स ये है, हमारे बॉडी का एक बोन्स ये है, और हमारे बॉडी का ये दूसरा बोन्स है। तो दोनों बोन्स जहां पर मिल रहे हैं इस ज्वाइंट को हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। तो दीज ज्वाइंट इज कॉल्ड एज द साइनोवियल ज्वाइंट। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल ज्वाइंट का ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ध्यान दीजिएगा, इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है। तो कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी का एक जो है एंटीबॉडी होता है जिसको हम कहते हैं IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। इम्यूनोग्लोबुलिन M ये एक एंटीबॉडी होता है। हमारे बॉडी में टोटल 5 एंटीबॉडी होते हैं, जिसमें से यह भी एक एंटीबॉडी है जिसको कहते हैं IgM, और ये सबसे पहले बनने वाला एंटीबॉडी बॉडी का होता है, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, और है ना, सबसे पहले बनता है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी है। तो इस एंटीबॉडी की मात्रा अगर हमारे बॉडी में एक्सेस होने लगती है
ज्यादा होने लगती है, ये ब्लड के माध्यम से आता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। ये एंटीबॉडी साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फूलना शुरू कर देगा। जब साइनोवियल मेम्ब्रेन फूल जाएगा यानी मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो जिस कारण से साइनोवियल मेम्ब्रेन मोटा हो जाएगा। तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये फूल के इस तरह से मोटा हो जाएगा। तो थिकेंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो मोटा हुआ साइनोवियल मेम्ब्रेन है तो ये बहुत ज्यादा लिक्विड का सेक्रेशन करने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज द साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड का सेक्रेशन करने लगेगा, ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड का सेक्रेशन करेगा। जिस कारण से बहुत ज्यादा साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा तो होगा क्या, तो ये एक्सेस फ्लूइड इस जॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो थिकेंड साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये जो है एक दूसरे केमिकल का भी सेक्रेशन करते हैं, इन्फ्लेमेटेड साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसका नाम होता है पाइनस ग्रैनुल। तो यहाँ पर पाइनस ग्रैनुल्स का अमाउंट बढ़ने लगता है। ये थिक साइनोवियल मेम्ब्रेन पाइनस ग्रैनुल को सेक्रेट करने लगते हैं और ये पाइनस ग्रैनुल जो होते हैं कार्टिलेज का इरोजन करने लगते हैं। बोन्स के एंड पर इस तरह से कार्टिलेज लगे होंगे, कार्टिलेज लगे होंगे और इस कार्टिलेज का को ये खराब, इरोजन मतलब खराब होना मतलब टूटना, तो ये कार्टिलेज को ब्रेक करने लगते हैं। ये पाइनस ग्रैनुल इस कार्टिलेज को ब्रेक करने लगते हैं जो बोन से लगा होता है। फिर से एक बात सुनिएगा, तो यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्चुअल में क्या होगा है ना, आईजीएम ये आएगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करेगा और ये मेम्ब्रेन फूल जाएगा और एक्सेस फ्लूइड का सेक्रेशन करने लगेगा। ये एक्सेस फ्लूइड सेक्रेट करने लगेगा और साथ ही साथ पाइनस नाम का ग्रैन्यूल सेक्रेट करेगा। और ये ग्रैन्यूल्स क्या करेगा, ये ग्रैन्यूल्स जो है ना, ये ग्रैन्यूल्स क्या करेगा, इसके एंड पर जो कार्टिलेज लगे होते हैं उस कार्टिलेज को ब्रेक करने लगता है, उस कार्टिलेज का इरोजन काज करने लगता है और ये जो लिक्विड है एक्सेस लिक्विड इस पर एक प्रेशर लगाने लगेगा जॉइंट्स पर, जिस कारण से पेन होने लगता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा डिजीज, ये तो 3 तरह के आर्थराइटिस हमने सीखा। तो दूसरा डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियो मतलब ऑस्टियन और ऑस्टियन मतलब बोन, पोरोसिस मतलब पोर। तो पोरोसिस मतलब पोर का मतलब बोन्स में छोटे छोटे छिद्र हो जाना। जैसे हमारी बॉडी की जो हड्डी है, हड्डी में छोटा छोटा छिद्र होने लगे, तो अगर छिद्र होने लगेगा तो हड्डी कैसी हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी, मतलब कमजोर हो जाएगी, मतलब फ्रेजाइल हो जाएगी। तो कैसे ये छिद्र होता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल सी बात है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिसको हम कह सकते हैं पैराथायराइड हार्मोन PTH। ये हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के लोब पर पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो यह हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है और बोन के ऊपर अटैक कर देता है। तो बोन में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम का इरोजन मतलब उस कैल्शियम का डिप्लीशन काज करवा देगा, मतलब बोन से कैल्शियम निकल करके ब्लड में आने लगेगा। तो बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगेगी, तो इस कारण से बोन में छिद्र होने लगेगा, पोर बनने लगेगा, मतलब बोन वीक होने लगेगा, फ्रेजाइल होने लगेगा, मतलब भंगुर होने लगेगा। और जब बोन वीक होगा, कमजोर होगा, तो आसानी से टूट सकता है, फ्रैक्चर का चांस बढ़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस इज आल्सो ए एज रिलेटेड डिसऑर्डर, कहने मतलब ये एज के अकॉर्डिंग होता है, ये ओल्ड पर्सन का डिसऑर्डर है ना, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, बोन का मास डिक्रीज करने लगेगा। तो मास ऑफ बोन्स मतलब बोन का भार, जो वेट है वो कम होने लगता है। कम क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम डिप्लीट होने लगता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बोन का मास ना डिक्रीज करेगा तो बोन पतला होने लगेगा। तो आप कर सकते हो इसमें क्या होगा, थिनिंग ऑफ बोन, बोन पतला होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि कैल्शियम और फास्फेट दोनों डिप्लीट कर रहे हैं। बोन्स और कैसा हो जाएगा,
बोन्स पोरस हो जाएगा, मतलब बोन में छिद्रित हो जाएगा, बोन में छोटे छोटे छेद बनने लगेंगे, छिद्र बनने लगेंगे, जिस कारण से बोन फ्रेजाइल हो जाएगा। फ्रेजाइल मतलब भंगुर, आरर, इसको देहाती में आरर कहते हैं। तो फ्रेजाइल मतलब आरर होना, जो फट से टूट जाए, फ्रेजाइल हो जाए, भंगुर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा, जब बोन पोरस या फ्रेजाइल होगा तो जो है चांसेस फ्रैक्चर होने के ज्यादा हो जाएंगे। तो इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, मतलब टूटने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और क्या होगा, लॉस ऑफ कैल्शियम। लॉस ऑफ कैल्शियम ऑफ बोन, बोन से कैल्शियम टूट टूट के निकलने लगता है, कहने मतलब बोन में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करने लगता है, बोन में कैल्शियम लेवल घटने लगता है। तो इस डिसऑर्डर में बोन में कैल्शियम लेवल घटने लगता है। तो एज रिलेटेड है, मास ऑफ बोन डिक्रीज करता है, बोन की थिनिंग होने लगती है, बोन पोरस और फ्रेजाइल होने लगता है, बोन में फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम लेवल डिक्रीज करने लगता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके काज मतलब कैसे होते हैं, स्पेशली ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। तो पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होते हैं। तो हार्मोन्स, दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक है पैराथायराइड हार्मोन्स। तो पैराथायराइड हार्मोन्स, इस हार्मोन्स का सेक्रेशन पैराथायराइड ग्लैंड करता है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड करता है। और ये ग्लैंड होता कहाँ है, लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, लोब ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के लोब पर पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड के लोब पर पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाता है, जो कि पीटीएच नाम के हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जिसको कहते हैं पैरा हार्मोन्स या पैराथायराइड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स एक्चुअल में जैसा होगा, कैसे काम करेगा, ये हार्मोन्स आएगा, बोन के ऊपर अटैक कर देगा। और बोन के ऊपर जब अटैक करेगा, हम जानते हैं बोन में क्या होता है, कैल्शियम होता है ना। बोन में और क्या होता है, फास्फेट भी होता है। कैल्शियम है बोन में, फास्फेट भी है। जब ये पैराथायराइड हार्मोन्स आएगा, इस बोन के ऊपर अटैक करेगा, तो इसमें से जो कैल्शियम है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा। कैल्शियम डिप्लीशन हो रहा है, कैल्शियम डिप्लीशन। तो कैल्शियम डिप्लीशन होने लगेगा, मतलब कैल्शियम और फास्फेट रिलीज होने लगेंगे बोन से, और ये कैल्शियम निकल करके ब्लड में जाना शुरू कर देंगे, मतलब ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बोन में कैल्शियम लेवल घटने लगेगा तो बोन बिकम पोरस। जब बोन में कैल्शियम लेवल घटने लगेगा, बोन छिद्रित होने लगेंगे, और बोन छिद्रित होगा तो बोन वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, और बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन इज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो पहला डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब मसल्स का डिजीज है। तो यहाँ पे मसल्स का डिजेनरेशन होता है। एक एनसीईआरटी में यह नाम दिया गया है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। तो ध्यान दीजिए, दीज आर द जेनेटिकल डिसऑर्डर। और जेनेटिकल भी है, इनहेरिटेबल भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो ध्यान दीजिएगा, जेनेटिकल डिसऑर्डर में ये मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब इनहेरिटेबल, मतलब हेरिडिटी डिजीज है। मतलब अगर आपके मम्मी पापा को हुआ है तो ये डिजीज आप में होने की संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस डिजीज के जीन, इस डिजीज को काज करने वाले जीन पाए जाते हैं ऑटोसोम्स पर। तो ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोमल ट्रेट्स का डिसऑर्डर। तो दीज आर द ऑटोसोमल ट्रेट्स का डिसऑर्डर। तो ध्यान रखना, तो एक जीन होता है जो कि ऑटोसोम्स, हमारे बॉडी के ऑटोसोम्स पर पाया जाता है। ऑटोसोम्स मतलब 23वां पेयर का जो क्रोमोसोम्स है उसको छोड़ करके ना 1 से लेकर के 22 पेयर तक का जो क्रोमोसोम है उसको हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर ऑटोसोम्स के ऊपर इसके जीन पाए जाते हैं। यह मान लो इसका जीन है, तो इसका जीन कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स पे पाया जाएगा। और इस जीन का काम होता है एक केमिकल का बनाना जिसका नाम होता है डिस्ट्रोफिन।
ये जीन एक डिस्ट्रोफिन नाम का केमिकल बनाता है, यह जीन एक डिस्ट्रोफिन नाम का केमिकल बनाता है। यदि ये जीन डिस्टर्ब हो जाए या ये जीन खराब हो जाए, यह केमिकल नहीं बन पाएगा, और अगर ये केमिकल नहीं बन पाए तो हमारे बॉडी में कुछ मसल्स का प्रॉब्लम होगा, मतलब मसल्स डिजेनरेट करना शुरू कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस जीन में अगर पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन मतलब चेंज, सडन चेंज, अचानक से बदलाव। जैसे मान लो कोई क्लास है, क्लास की टाइमिंग है 10 बजे, और आप 10 बजे क्लास करने के लिए आ गए, और अचानक से अनाउंस हो गया भैया आज ये क्लास नहीं होगी, तो ये अचानक से चेंज हुआ, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर है, ये आगे चल करके हम लोग सीखेंगे। तो म्यूटेशन, तो यहाँ पे कैसा म्यूटेशन हो रहा है? पॉइंट जीन म्यूटेशन, पॉइंट सिंगल जीन म्यूटेशन, मतलब एक जीन पर म्यूटेशन हो रहा है और एक पॉइंट पर हो रहा है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इस जीन में अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, सडन चेंज हो जाए, तो क्या होगा? ये जीन अपना काम नहीं करेगा, मतलब ये डिस्ट्रोफिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जब डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीन जो पाया जाता है वो ऑटोसोम्स पर पाया जाता है, इसीलिए ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसा डिसऑर्डर है? जेनेटिकल है, जेनेटिकल में इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल में ऑटोसोमल है, और इसके ट्रेट्स या इसके जीन पाए जाते हैं ऑटोसोमल पर। तो ये कैसे काज करता है? पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। तो पॉइंट म्यूटेशन किसमें होता है? इस जीन में। तो ध्यान दीजिएगा, अब जरा देखो, तो अगर ये जीन म्यूटेट हो जाएगा तो डिस्ट्रोफिन की कमी हो जाएगी हमारे बॉडी में, और अगर डिस्ट्रोफिन की कमी होगी तो हमारे बॉडी का स्केलेटल मसल, यहाँ पे याद रखेंगे नॉट स्मूथ मसल, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के आता है स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल रॉन्ग हो जाएगा। हमारे बॉडी का जो स्केलेटल मसल्स है वो डिजेनरेट करने लगेगा, है ना, वो डिजेनरेट करने लगेगा। जब स्केलेटल मसल डिजेनरेट करेगा तो हम प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकते हैं, प्रॉपरली अपने हाथ या पैर को हिला नहीं पाएंगे, प्रॉपरली हम अपने गर्दन को नहीं हिला पाएंगे, प्रॉपरली हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वक्कल कार्ड में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। वक्कल कार्ड का जो से रिलेटेड वक्कल कार्ड में या वॉइस बॉक्स में भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा। तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा है प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड एज द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसमें लिखा गया है दिस इज द जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और इसमें स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है। एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने आगे सीखना है मायस्थेनिया ग्रेविस, ये भी मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो ध्यान दीजिएगा। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बोन का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये है, और मसल्स का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम के कारण होता है, यहाँ पे भी रक्षक ही भक्षक बन जाता है। तो ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, न्यूरोमस्कुलर मतलब जहाँ पे नर्व सेल और मसल सेल्स मिलते हैं, उस जगह को, उस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजीज है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे बॉडी का न्यूरॉन है, तो दिस इज द न्यूरॉन, ये हमारे बॉडी का एक न्यूरॉन है, इसको हम मान लेते हैं दिस इज द न्यूरॉन, ये हमारे बॉडी का न्यूरॉन है, और ये हम मान लेते हैं दिस इज द डेंड्राइट्स, दिस इज द एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स है, दिस इज द डेंड्राइट्स। तो ये न्यूरॉन्स है, और इसको मान लेते हैं ये हमारे बॉडी का मसल्स है ना, दिस इज द मसल्स है, तो ये मान लेते हैं दिस इज द मसल सेल। तो इसको हम मान लेते हैं ये मसल का सेल, तो हमारे बॉडी का मसल्स का सेल है, तो ये मसल सेल्स का मेम्ब्रेन है, तो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये न्यूरॉन्स और मसल्स के का जो जंक्शन है, ये जंक्शन, इसी जंक्शन को कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस
इसको प्री सिनेप्टिक नॉक कहेंगे, न्यूरॉन नॉक कहेंगे, इसको पोस्ट सिनेप्टिक। तो यहाँ पर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, तो इसके ऊपर लगा होता है छोटा छोटा रिसेप्टर, तो दिस इज द रिसेप्टर। तो इसके ऊपर रिसेप्टर लगा होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है ना, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन, तो इसको हम एसिटाइल कोलिन नाम देते हैं। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। जब इंपल्स इस न्यूरॉन के माध्यम से आता है ना, मतलब मैसेज या इंपल्स इस न्यूरॉन के माध्यम से आता है यहाँ पर, तो ये एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पर रिलीज हो जाता है, और ये एसिटाइल कोलिन इस है ना इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा इस एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है। तो यहाँ पर ये बाइंडिंग नहीं हो पाती इस डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो ऑटो इम्यून में है ना जो क्या होगा, ये बाइंडिंग नहीं होने पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है आईजीएम। तो आईजीएम नाम का जो एंटीबॉडी है ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर पाए जाते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट सिनेप्टिक एंड, तो दिस इज द पोस्ट सिनेप्टिक एंड, इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक एंड कहते हैं। तो पोस्ट सिनेप्टिक एंड पर ये जो रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं तो ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। तो आईजीएम क्या करेगा, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो यह एसिटाइल कोलिन इससे बाइंड नहीं कर पाएगा। और एसिटाइल कोलिन अगर इससे बाइंड नहीं किया तो ये जो मैसेज आया है न्यूरॉन में, ये मैसेज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, और जब मैसेज यहाँ से यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा तो आगे का फंक्शन नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का। तो यहाँ पे होगा क्या है ना, आईजीएम, ये आईजीएम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से इंपल्स यहाँ से यहाँ पर नहीं ट्रांसमिट हो पाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें इसका कैरेक्टर क्या है, फटीग होगा, इस एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो फटीग होगा, वीकनेस होगा, और पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एनसीईआरटी ने इस पॉइंट को लिखा है ना। तो जो है माइस्थेनिया ग्रेविस इज द ऑटो इम्यून डिजीज ना लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल्स का पैरालाइसिस हो रहा है। तो अगर स्केलेटल मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, मतलब पैरालाइज मतलब ऐसे अगर घूम गए तो ऐसे घूम ही रह जाएगा, मतलब ये अगर ट्विस्ट हो गया तो ट्विस्ट रह जाएगा, यानी मतलब अगर खिंच गया है तो वो खिंचा ही पड़ा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है तो कॉन्ट्रैक्ट किया ही रहेगा। तो आपने नाम सुना होगा पैरालाइसिस हो गया है, पर्टिकुलर व्यक्ति को है ना, एक व्यक्ति को पैरालाइसिस हो गया। पैरालाइसिस में क्या होता है ना, तो यहाँ का मसल्स स्केलेटल मसल्स है वो पैरालाइज हो गया तो जो है कि मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ऐसा व्यक्ति देखा होगा। या है ना पैरालाइज सिर्फ हाथ में हो सकता है, तो ये लूज हो जाएगा, झूल जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा, है ना, तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्सा राइट साइड वाला पार्ट डिस्टर्ब होता है तो लेफ्ट साइड वाला भाग पैरालाइज हो जाता है, और राइट साइड अगर लेफ्ट साइड वाला डिस्टर्ब होता है तो राइट साइड वाला भाग पैरालाइज हो जाएगा। अगर ब्रेन का यह हिस्सा डिस्टर्ब होगा तो बॉडी का इस इधर साइड जो स्केलेटल मसल्स है वो पैरालाइज होगी, और अगर इस साइड डिस्टर्ब होगा तो इस साइड के मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स का पैरालाइसिस हो जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस। अच्छा, लास्ट डिसऑर्डर है टिटनस, तो टिटैनी जिसको हम कहते हैं, तो यह कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो लो ब्लड कैल्शियम लेवल, तो यदि हमारे बॉडी के ब्लड में कैल्शियम की कमी होता है तो कैल्शियम की कमी को क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सेमिया।
तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम होना कहलाएगा हाइपोकैल्सेमिया। तो ब्लड कैल्शियम लेवल का कम होना कहलाएगा हाइपोकैल्सेमिया। अगर हाइपोकैल्सेमिया हो जाता है तो कैल्शियम के कमी के कारण रैपिड स्पाज्म हो जाता है। जैसा कि आप मसल्स पढ़ते समय पढ़े थे कि कैल्शियम का स्टोर हाउस है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसको मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था जिसके अंदर कैल्शियम भरा होता था। वो कैल्शियम उससे निकल के आता था और कैल्शियम निकल के आने के बाद जाकर के ट्रोपोनिन नाम के प्रोटीन से बाइंड कर जाता था, और ट्रोपोनिन प्रोटीन से बाइंड करता था तो क्या होता था, है ना, एक्टिन बाइंडिंग साइट खुल जाता था, तो जो है अनमास्किंग हो जाता था, जिस कारण से दोनों फाइबर्स मतलब थिन और थिक फाइबर्स अटैच हो जाते थे और मसल्स कांटेक्ट हो जाता था। तो कैल्शियम की अगर कमी हो जाए तो मसल्स का स्पाज्म हो जाएगा, तो आप कह सकते हो जो है वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मसल्स का वाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या मसल्स का स्पाज्म हो जाएगा। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब कैल्शियम की कमी के लिए टर्म यूज करते हैं हाइपोकैल्सेमिया। क्या टर्म यूज करिएगा? हाइपोकैल्सेमिया। जैसे अभी आप देखते हो, आपने ऐसा देखा भी होगा, जैसे जंग खाया हुआ जो लोहा होता है, आयरन, तो जो है लोहा अगर एयर में रख देते हैं तो वो जंग खाने लगता है। जंग खाए हुए लोहे से अगर आपको चोट लग जाता है तो आपको टिटनस हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे उस लोहे से चोट लगता है तो उसमें जो है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जिस कारण से हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल घटने लगती है, और जिस कारण से क्या हो जाएगा ना, मसल्स का रैपिड स्पाज्म हो जाएगा, और मसल्स के रैपिड स्पाज्म को ही हम टिटनस कहते हैं। तो इसके लिए माना डॉट्स आता है, जिसको जो है टिटबैक के नाम से जानते हैं। तो अगर लोहे से लगा, अगर जंग खाए हुए लोहे से आपको चोट लगता है तो आपको टिटबैक लगवाना चाहिए, नहीं तो आपको टिटनस होने की संभावना होती है। तो इस चैप्टर के हम लोगों ने डिसऑर्डर के बारे में सीख लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा नए चैप्टर का, या तो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम या तो एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों में से कोई एक सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय।